हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूकेबी केमिस्ट्री। और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के इंट्रोडक्शन और स्टार्टिंग की, और यहाँ से डिटरमाइन करेंगे हम मोलर मास को। क्लियर है? तो मोलर मास को डिटरमाइन करने का रीज़न क्यों डिटरमाइन करना चाहिए सर, ताकि हम अपने मॉलिक्यूल को क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर एटम मॉलिक्यूल एलिमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ता है। इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो ये कॉलिगेटिव वर्ड आता है, ये भी कॉलिगेर वर्ड लैटिन लैंग्वेज का है, वहां से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टुगेदर बाइंडिंग। तो जस्ट फॉर नॉलेज, नथिंग एल्स। अब देखिए, राउल्ट्स लॉ आप पढ़ चुके हैं, आप ऐसे सॉल्यूशन के बारे में आप जान चुके हैं जहां दोनों के दोनों हमारे कैसे हैं, वोलेटाइल नेचर के हैं, है ना। इस सॉल्यूशन को आप जानते हैं। थोड़ा बहुत लास्ट वीडियो में हम ये भी बात कर चुके हैं कि क्या हो अगर मेरे पास मेरा सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर का हो, और इसमें जो ऐड कर रहे हैं हम अपना सॉल्यूट, ये सॉल्यूट हमारा कैसा हो, नॉन वोलेटाइल नेचर का हो। तो आपने अब तक ये जान चुके हैं कि जब हमारा सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर का हो तो हमारा सॉल्वेंट तो वेपर बनता रहेगा, लेकिन जो हमारा सॉल्यूट होता है, ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट के सरफेस पे आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल कम नंबर में वेपर बनते हैं। इनके वेपर बनने का जो नंबर है, ये नंबर क्या हो जाता है, कम है, क्योंकि ये जो पार्टिकल हैं, ये वाले, ये पार्टिकल तो वेपर बन नहीं सकते, तो वेपर का नंबर क्या हो जाएगा, कम। यानी जो वेपर है, ये वेपर प्रेशर क्या हो जाता है हमारा, डिक्रीज। ये सब हम पढ़ चुके हैं, कैसे, थोड़ी देर में हम वापस पढ़ेंगे ना। वेपर प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों? तो अगर आपको आता है तो वेरी गुड, थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि सर, जब आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स करते हैं किसमें, अपने सॉल्वेंट में, है ना, तो हमारा जो वेपर प्रेशर है, ये क्या हो जाता है सर, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू कर देता है। अब अगर आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और इंक्रीज करो, है ना, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हम हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और इंक्रीज करते हैं तो जो वेपर प्रेशर है वो और डिक्रीज हो जाता है। या अगर आप इसी सॉल्यूट को क्या करो, थोड़ा डिक्रीज कर दो, तो वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? अभी इस सॉल्यूशन जो में जो वेपर प्रेशर है, वो सिर्फ किसका है, सॉल्वेंट का है। क्लियर है? सिर्फ किसका है, सॉल्वेंट का। तो आप बोल सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के। ठीक है, बट ये सॉल्वेंट इतना इफेक्ट नहीं डालता है इस सॉल्यूशन में, जितना इफेक्ट इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का होता है। तो ये रिलेशन ज़्यादा यहाँ मायने रखता है कि वेपर प्रेशर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। ये रिलेशन ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें आने शुरू होते हैं तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल को भी वेपर बनने से रोक देते हैं। कैसे? नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ठीक है, तो जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, किससे वो डिक्रीज हो रहा है सर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ाने से। जब आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो इस वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने से सॉल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनमें चेंजेस आना शुरू हो जाता है, वो भी डिक्रीज हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इनमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो शुरुआत करेंगे हम RLVP से, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP इसको बोलते हैं सर। देखिए, हम अपने पास दो कंटेनर ले लेते हैं। पहले कंटेनर में हमने लिया है सिर्फ अपना प्योर सॉल्वेंट, और ये प्योर सॉल्वेंट को अगर आप हीट अप करते हैं, ये आपने लिया है H2O, और H2O आप जानते हैं कैसा है, वोलेटाइल नेचर का। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें तो एक एग्जांपल हम पहले ले लेते हैं। देखिए, हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में आपने प्योर सॉल्वेंट लिया है, और ये प्योर सॉल्वेंट आपने लिया है किसको, H2O को। तो इसके अंदर H2O के पार्टिकल होने वाले हैं, और आप जानते हैं जो हमारा H2O होता है वो कैसा होता है, वोलेटाइल नेचर का। तो जैसे ही आप इसको हीट अप करेंगे
तो इसकी जो सरफेस के पार्टिकल है ये सारे के सारे वेपर बनेंगे, सारे के सारे क्या बनेंगे, वेपर। वेपर बनने के बाद कुछ पार्टिकल कंडेंस्ड होंगे, इक्विलिब्रियम में जाएंगे, और इस सरफेस पे लगने वाला जो प्रेशर है, इस प्रेशर को आप बोलने वाले हैं वेपर प्रेशर। क्लियर है? तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल इस लिक्विड में होने वाले हैं उतने ज्यादा आपका क्या बनेगा, वेपर। दूसरा देखिए, अब अगर इस H2O के अंदर x1 मोल फ्रैक्शन है, H2O के कितने मोल फ्रैक्शन है, x1, तो इस प्योर फॉर्म में बनने वाला प्रेशर क्या हो जाएगा मेरा, P01। ठीक है, ये जो वेपर प्रेशर यहां लग रहा है, इस वेपर प्रेशर को मैंने क्या नाम दे दिया, P01। अब हम क्या करते हैं सर, हम एक और कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में अगेन हम क्या डाल देते हैं, H2O। ठीक है, यहां H2O को आपने डाला, अभी ये प्योर फॉर्म में है तो इसके अंदर आपने डाल रखा है H2O। H2O वोलेटाइल लिक्विड है, और फिर आप इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर आप ऐड कर देते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अभी आप ऐसा सॉल्यूट इसके अंदर डालने वाले हैं जो नॉन वोलेटाइल है। अब जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप डालते हैं तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहाँ सेंटर में आना शुरू कर देता है, ये इसकी सरफेस पे क्या होता है, आ जाता है। सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आने से क्या चेंज आया बताइए, अभी यहाँ सारे के सारे पार्टिकल क्या बन रहे थे, वेपर प्रेशर। अब वेपर में कन्वर्ट होने वाले पार्टिकल क्या हो गए सर, कम। पहले सारे बन रहे थे, अब पार्टिकल कुछ कम हो गए। अब अगर मैं क्या करूं सर, अब मैं इसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ा दूं तो ये वाला पार्टिकल भी अगर सॉल्यूट हो जाए और ये वाला पार्टिकल भी सॉल्यूट हो जाए, तो अब जो वेपर बनेगी ये और कम बनेगी, अब केवल 3 पार्टिकल ही वेपर बनेगी। अब अगर मैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और मिलाऊं तो ये वाला पार्टिकल भी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का, ये वाला पार्टिकल भी सॉल्यूट का, और ये वाला पार्टिकल भी सॉल्यूट का। तो जैसे जैसे सॉल्यूट का पार्टिकल आप इसके अंदर मिक्स करना शुरू करते हैं, सॉल्यूट का अमाउंट जैसे जैसे इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज होता है, वेपर प्रेशर भी क्या होता है, डिक्रीज। वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। यानी ये जो वेपर प्रेशर है ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर आप ऐड करते जाओगे, यहाँ सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा आ जाएंगे। अब ये पार्टिकल खुद तो वेपर बन नहीं रहे, देखिए ये वेपर नहीं बनेगा, ये वेपर नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, साथ में सर ये वाला जो पार्टिकल है ना, ये इस पार्टिकल को भी वेपर नहीं बनने देता है इजिली। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो सिंपल सी बात है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट आ जाता है, लोअरिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, लोअरिंग। अब अगर देखो यहां जो सारे के सारे वेपर बन रहे थे तो प्रेशर कितना आया था, P01। अब यहां नॉन वोलेटाइल मिलाने से प्रेशर कम हो चुका है, और अगर मैं इस प्रेशर को नाम दे दूं P1, क्या नाम दे दूं, P1, तो यहां कुछ चेंज आया है। तो इस चेंज ऑफ प्रेशर को, डेल्टा P को मैं ऐसे लिख सकता हूं, P01 माइनस P1। क्लियर है? और अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, है ना, सिंस आप क्या जानते हैं कि P1 इक्वल टू होता है हमारा क्या, P01 x1। तो डेल्टा P आपका क्या हो जाएगा बताइए, P01 माइनस P01 x1, ये हो जाएगा। क्लियर है? P1 की जगह हमने P01 रख दिया। अब देखिए इस P01 को आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा P01 और ये अंदर हो जाएगा 1 माइनस x1। क्लियर है? अब आप जानते हैं कि 1 माइनस x1 आपका क्या होता है, x2। तो P01 हमारा हो जाएगा x2। हो गया सर, P01 और x2। 1 माइनस x1 को हम क्या लिख सकते हैं, x2। यानी डेल्टा P हमारा किसके इक्वल है, P01 x2 के। तो इसको सर ऐसे भी किया जा सकता है, जरा चेक करो, डेल्टा P अपॉन हो जाएगा मेरा P01 और ये इक्वल हो जाएगा x2 की। ये जो आपको प्रेशर दिख रहा है, इसी प्रेशर को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम ऐसे फिर लिख सकते हैं, जरा चेक कीजिए, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू x2। क्लियर है? अब सिंस x2 क्या होता है, जरा चेक कीजिए, ये x2 हमारा क्या है सर, x2 हमारा होता है N2 अपॉन N2 प्लस N1। क्लियर है? तो जो डेल्टा P आपका है, या जो ये P01 माइनस P1 अपॉन P01 आपके पास है, ये इक्वल हो जाएगा किसके,
N2 अपॉन N2 प्लस N1 की। क्लियर है? अब अगर इस सॉल्यूशन में N2 का अमाउंट नेग्लिजिबल है, बिल्कुल बहुत कम है, तो ये वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और अगर N2 नेग्लिजिबल है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, तो इट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा होगा, प्योर, है ना। अगर N2 नेग्लिजिबल है, N2 की वैल्यू को हम क्या मान लें, N2 को हम लगभग 0 मान लें, तो जो N1 होगा ये हमारा कैसा हो जाएगा, प्योर। तो ये मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल हो जाएगा किसके, N2 अपॉन N01 के। प्योर N1 है हमारा, क्योंकि N2 का वैल्यू कैसा है, नेग्लिजिबल। तो ये एक फॉर्मूला हमारा और निकलता है। अब आप जानते हैं N इक्वल टू क्या होता है सर, गिवन मास या गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ये आप लिख सकते हैं। तो यहां मैं इसको इसी में कन्वर्ट करने वाला हूं, तो P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल किसके होने वाला है, जरा चेक कीजिए, W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अब आपने इसको मोलर मास के फॉर्म में ला दिया है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जरा चेक कीजिए। ये आ जाएगा P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल आ जाएगा W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू M1। क्लियर है? इस तरीके से इसको हम क्या, मोलर मास के फॉर्मूले में ला सकते हैं, और यहां से हम डिटरमाइन कर सकते हैं अपने मोलर मास को। क्लियर है सर? तो यहाँ आपने एक चीज क्लियर कर ली है कि जो हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है, ये किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे, उतना कम क्या बनेगा, वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर में उतनी क्या आएगी, कम लोअरिंग आएगी। तो ये सारा डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने कितना मिलाया। क्लियर है? अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। तो ये जो प्रेशर आपको दे रखा है, ये दे रखा है प्योर बेंजीन का, और प्योर प्रेशर को हम लिखते हैं सर P0। तो ये 1 या 2 है, ये हम देखेंगे। तो P0 हमें दे रखा है कितना, 0.85 बार, 0.850 बार, ये हमें दे रखा P0। and non-volatile non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene। तो 0.5 ग्राम के नॉन वोलेटाइल सॉलिड को आपने किस में डिसॉल्व कर रखा है, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में। यानी हमारा बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर है आपका P01। क्लियर है? और 0.52 ग्राम हमारा सॉल्यूट है, तो इसका W2 मास हमें दे रखा है कितना, 0.5 ग्राम, ये आपका वेट दे रखा है आपको। एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो W1 आपको कितना दे रखा है, 39 ग्राम। ठीक है, बेंजीन का मोलर वेट और मास आपको दे रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.845 बार। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको दे रखा है। अब देखिए, प्योर कंडीशन में P01 और सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा मेरा, सॉल्यूशन का हो जाता है मेरा P1। P1 आपको कितना दे रखा है, 0.845 बार। तो ये आपको दे रखे हैं वेपर प्रेशर दोनों। क्लियर है? ये आपको वेपर प्रेशर दे रखे हैं, W2 दे रखा है, W1 दे रखा है। अच्छा, आपको साथ में दे रखा है बेंजीन का मोलर मास। तो बेंजीन हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है, तो M1 आपको सॉल्वेंट को हमेशा हमने क्या लेना है, फर्स्ट कंपोनेंट। जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आपको हेल्प करेगा। तो M1 आपका कितना हो जाएगा, 78 ग्राम पर मोल। तो ये सब आपको दे रखा है, सिंपल सी बात है। P01 P1 आ रहा है, तो वेपर प्रेशर में क्या आया है, लोअरिंग आई है 0.5 का, तो यहाँ लगाना पड़ेगा आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला अगर आप देखें तो ये क्या होता है, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू N2 अपॉन N1, या आप लिखें W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू M2।
ये आपका है फॉर्मूला लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, तो वैल्यूज पुट करते जाइए। P01 आपको कितना दे रखा है, 0.850 बार, क्लियर है। माइनस P1 आपको कितना दे रखा है, 8.850 अपॉन P01 कितना है, 0.850, और आपको दे रखा है W2 आपको दे रखा है 0.5, और W1 M1 आपको दे रखा है 78। M2 आपको निकालना है, मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस का, तो M2 आपको कैलकुलेट करना है, और इनटू ये आ जाएगा आपका 39। सर ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, बहुत इजी। तो 39 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1। तो चेक कीजिए, ये आने वाला है आपका, बहुत इजी हो गया सर ये। 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 इक्वल हो जाएगा आपके किसके, ये आ जाएगा सर 1 के, 1 अपॉन M2 के। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो ये आने वाला है 0.850 माइनस 0.845। ज़्यादा इजी हो गया इसलिए अब सॉल्व करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है ना। तो ये आ जाएगा 0.850 अपॉन M2, है ना। और इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये आने वाला है 005 इक्वल टू 0.850 अपॉन M2। तो ये आपका M2 कितना आने वाला है सर, जरा चेक कीजिए। ये आ जाएगा 0.850 अपॉन 0.005 इक्वल टू आ जाएगा 170 ग्राम। ठीक है, तो ये आ गया आपका मोलर मास पर मोल, है ना, 170 ग्राम पर मोल मोलर मास आपका किसका आ गया, इस नॉन वोलेटाइल सॉलिड का।